171 में लिखा है बड़ा स्पष्ट कि अंतिम निर्णायक संस्था नागरिकता के विषय में चुनाव आयोग नहीं है। नागरिकता एक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। उन्होंने ये भी कहा है, और मैं कोट कर सकता हूं आपके लिए, एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ सिटीजनशिप लाइज विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉट बाय द ECI। जो साढ़े सात करोड़, मैं एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, सभी प्रदेशों को मिला के उनके वोट को छीना गया एक ऐसी बॉडी द्वारा जिसको उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उसका कोई हस्तक्षेप, कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है नागरिकता में। क्या है कि चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में खामियों के साथ, त्रुटियों के साथ, कमियों के साथ एक प्रोग्राम घोषणा की, और अगर वो प्रोग्राम बिना सिविल समाज के हस्तक्षेप के, बिना NGOs और राजनीतिक पार्टी की याचिकाओं के चलने दिया होता तो ये सब खामियां रहती। यद्यपि SIR की संवैधानिक वैधता को मान लिया गया है उच्चतम न्यायालय के निर्णय में, फिर भी जितने प्रश्नों का उत्तर दिया है उच्चतम न्यायालय में, उतने ही प्रश्न और पैदा कर दिए। तो मैं सिर्फ 4-5 बिंदुओं में आपको ये बताऊंगा कि जो प्रश्न का एक निर्णय दिया है उच्चतम न्यायालय ने, उससे और किस प्रकार से विरोधाभास या प्रश्न उठता है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये निश्चित रूप से है कि SIR की संवैधानिक वैधता, कानूनी वैधता को मान लिया गया है, और इस मुद्दे के आधार पर निश्चित रूप से एक मुद्दा निर्णित हो गया है। लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं। पहला तो है, और मैं बहुत संक्षेप में कुछ ही पैरास की बात करूंगा, आप लोग देख सकते हैं निर्णय आ गया है अब, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो हुआ नागरिकता का मुद्दा, कई पैरास में है, विशेष रूप से पैरा 171 में है। अब रोचक बात क्या है, प्रश्न जो उत्तर देते हैं, निर्णित करते हैं, उससे और प्रश्न कैसे उठते हैं, विरोधाभास क्या है। 171 में लिखा है बड़ा स्पष्ट कि अंतिम निर्णायक संस्था नागरिकता के विषय में चुनाव आयोग नहीं है। नागरिकता निर्णायक संस्था नागरिकता एक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इत्यादि होते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, और मैं कोट कर सकता हूं आपके लिए, एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ सिटीजनशिप लाइज विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉट बाय द ECI। और चुनाव आयोग सिर्फ प्रशासनिक रूप से इस मुद्दे को डील कर सकता है। तो ये एक तरफ तो सही बात है, लेकिन इसका विरोधाभास देखिए, बड़ा रोचक है। चुनाव आयोग नागरिकता निर्णित नहीं कर सकता है अंततोगत्वा, और ये भी लिखा है कि जहां नागरिकता का प्रश्न उठता है तो उसको, यानी चुनाव आयोग को, उसको रेफर करना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, और उनका निर्णय बाध्य और फाइनल होगा। तो अगर ये बात सही है तो आपने देखा कि सभी 12-14 स्टेट्स में 7.5 करोड़ लोगों को जो हटाया गया, प्राथमिक रूप से तो कम से कम नागरिकता के आधार पर हटाया गया ना। तो ये कैसे हुआ कि उनकी नागरिकता निर्णित करने से पहले उनको हटा दिया? जो 7.5 करोड़, मैं एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, सभी प्रदेशों को मिला के, नाम हटे या इन्वेस्टिगेट हुए या बदले गए इत्यादि इत्यादि। अगर सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता कानून के अंतर्गत ये निर्णित हो सकता है सिर्फ, और उसके लिए एक अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो एडजुडिकेट निर्णय देती है, तो पहले वो करना चाहिए, न कि उसी आधार पर पहले उनको वोट से निष्कासित किया गया, उनके वोट को छीना गया एक ऐसी बॉडी द्वारा जिसको उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उसका कोई हस्तक्षेप, कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है नागरिकता में।
मुझे थोड़ा दुख है कि ये विरोधाभास खुद जिसको नोट किया है उच्चतम न्यायालय ने, लेकिन पूरा महत्व नहीं दिया। दूसरा, पैराज 97 से 101 4 पैरा आप पढ़े अगर उस निर्णय के, तो दर्शाता है कि चुनाव आयोग द्वारा कई खामियां थी, महत्वपूर्ण खामियां थी, गंभीर खामियां थी, त्रुटियां थी, कमियां थी, गैप्स थे, और वो सिर्फ इसलिए ठीक हुए, उनमें सुधार सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हम जैसे लोग, यानी मैं नहीं लेकिन राजनीतिक पार्टियां जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे या एनजीओस कोर्ट कचहरी गए। ये माना गया है 97 से 100 पैरा 100 में, यानी एक उदाहरण, आधार को जोड़ा गया, चुनाव आयोग ने नहीं जोड़ा था ना, ये याचिकाओं द्वारा जोड़ा गया। दूसरा, जो बिहार में 65 लाख निष्कासित डिलीशंस हुए थे, उनको वापस नाम प्रकाशित करना और उसमें कारण देना कि अमुक व्यक्ति मिस्टर सो एंड सो आपका नाम निष्कासित है, इस कारण से पारदर्शिता देना जिससे कि वो उसमें एक याचक बन सके, अपील कर सकें। ये भी बात 65 लाख वोटरों के विषय में बिहार में ऐसी याचिकाओं से हुई जो कांग्रेस ने की, हम लोगों ने की, और लोगों ने की, और पार्टियों ने की, और एनजीओ ने की। अलग अलग प्रदेशों में जो राजनीतिक पार्टियों को पार्टी बनाया गया उच्चतम न्यायालय द्वारा, इम्प्लीड किया गया, और बाद में BLAs बूथ लेवल एजेंट्स को इन्वॉल्व किया गया, पैरालीगल्स को इन्वॉल्व किया गया, ये सिखाने बताने के लिए किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है। ये भी एक खामी उच्चतम न्यायालय के निर्णय, ये कई सारे ऑर्डर्स हुए थे उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले 2 वर्षों में, आंतरिक ऑर्डर्स, उनके अंतर्गत हुआ ये सब। तो इसमें विरोधाभास क्या है, इसका अभिप्राय क्या है कि चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में खामियों के साथ, त्रुटियों के साथ, कमियों के साथ एक प्रोग्राम घोषणा की, और अगर वो प्रोग्राम बिना सिविल समाज के हस्तक्षेप के, बिना एनजीओज और राजनीतिक पार्टी की याचिकाओं के चलने दिया होता तो ये सब खामियां रहती, ये सब बदली, सुधार हुआ और स्टेबलाइज हुई उच्चतम न्यायालय के आंतरिक आदेशों द्वारा जो इन्हीं पार्टियों संस्थाओं ने मांग की। तो विरोधाभास क्या है, ये सब नोटिस किया उच्चतम न्यायालय ने पैरा 97 से 100 में। लेकिन मैं फिर दूसरा मुद्दा दुखद रूप से कहूंगा, चुनाव आयोग को की गैर जिम्मेवारी को पे टिप्पणी नहीं की। अगर ये खामियां थी जिनको ठीक किया गया तो शुरुआत तो चुनाव आयोग ने की थी, तो उनकी इस खामी को अंडरलाइन करना चाहिए था, कहना चाहिए, जो नहीं है। तीसरा, एक बात जो बड़े स्पष्ट रूप से समझी गई है सब लोगों द्वारा, और उच्चतम न्यायालय भी पूरी तरह से इसको समझता है, वो निहित है इन सब चीजों में, लेकिन उसके विषय में फाइंडिंग और टिप्पणी नहीं की उच्चतम न्यायालय ने, जिसको मैं एक समझता हूं गैप है। वो क्या चीज है? इन सब चीजों का SIR का, चुनाव आयोग का एक मूल जो त्रुटि है, फंडामेंटल डिफेक्ट है, जिस कारण से ये सब मापदंडों का उल्लंघन हुआ, वो है कम समय सीमा, अल्प समय सीमा, अत्यंत कम समय में काम करना सैकड़ों की तादाद के विषयों में। बिहार में वो समय सीमा थी 4 महीने लगभग, पश्चिम बंगाल में वो समय थी 4-5 महीने। तो प्रश्न ही उठाया जाता है कि जो जल्दबाजी थी, 7 करोड़ थे, 65 लाख थे बिहार में, बाद में उनको जोड़ा जाए अपील में, लेकिन अब समय नहीं रहा, चुनाव आ गया। ये सब अगर आप अगले वर्ष वाले चुनावों के लिए शुरू करते, उसी SIR को, उसी तहकीकात को, उसी संशोधन को, उसी सफाई को, प्योरिफिकेशन को, तो अगर आप 1 वर्ष पहले शुरू करते तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों जानबूझ कर चुनाव आयोग ने हर जगह 3-4 महीने के अत्यंत अल्प समय में, जबकि इतने सैकड़ों की तादाद पे लोग नहीं कर सकते निर्णित, ये काम क्यों किया? इस पे भी
दुर्भाग्य है कि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी नहीं आई है। एक और बात है, जो चौथा मुद्दा है जिसपे मैं समझता हूं उच्चतम न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट कर तो दिया है, लेकिन टिप्पणी नहीं की है, फाइंडिंग नहीं दी है, चुनाव आयोग को उसके लिए जिम्मेवार नहीं होल्ड किया है। वो भी बड़ा साफ है। वो ये है कि चुनाव आयोग निष्कासित आपको पहले करता है लिस्ट से, एक्सक्लूजन, डिलीशन, और निर्णय आता है बाद में, और उस पहले और बाद के बीच में चुनाव हो जाता है। तो अगर निष्कासन पहले और निर्णय बाद में, तो इसका औचित्य क्या है? ये वही समय सीमा वाली बात से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब घोड़ा भाग जाए उसके बाद अस्तबल के दरवाजे को बंद करना, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, उसका औचित्य मैं समझता हूं पूरे निर्णय में अंडरलाइंग एक बड़ा स्पष्ट चीज है, लेकिन उस पर एक फाइंडिंग देना सही होता, जो नहीं है। और एक अंतिम विरोधाभास जो मैं पांचवा समझता हूं, अंतिम नहीं, दो और हैं, पांचवा और छठा। वो विरोधाभास ये है पांचवा, और उच्चतम न्यायालय को ये देखना चाहिए था, उन्हीं के निर्णय से विरोधाभास निकल रहा है। 156 पैरा में लिखा है कि आधार जो हमने जोड़ा है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जो सही है। कोई नहीं कहता कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र है। 198 पैरा में लिखा है कि इसी प्रकार से राशन कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। सही बात है। तो जब ये लिखा है तो ये तो बड़ा स्पष्ट और साफ है कि इसी प्रकार से जो बाकी 10, 11, 8, 9 दस्तावेज हैं वो भी प्रमाण पत्र नहीं हो सकते नागरिकता के। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।